हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सिविक्स क्लास 9 के 4 चैप्टर्स एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। साउथ अफ्रीका में यहाँ नेल्सन मंडेला के इम्प्रिजनमेंट और साउथ अफ्रीका की स्टोरी का एग्जाम्पल लिया गया है। नेल्सन मंडेला को 1964 में साउथ अफ्रीका में इम्प्रिजन कर दिया गया था। जैसा आप शायद जानते होंगे, साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम लागू किया गया था जिसे अपार्थेड कहते हैं। ये ब्लैक लोगों के खिलाफ एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का रास्ता था जो कि वाइट सुप्रीमेटिस्ट लोगों ने लागू किया था। इसी के बारे में नेल्सन मंडेला को 28 सालों तक रॉबिन आइलैंड के जेल में रहना पड़ा था। सेग्रीगेशन और अपार्थेड के कारण उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी को लीड किया था। 26 अप्रैल 1994 में एक नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में इमर्ज हुआ। 1994 में एक रेफरेंडम कराया गया था जिसके बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थेड जैसे खराब सिस्टम का अंत हुआ था। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट और कराची कांग्रेस के बारे में दिया गया है। इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट्स, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले जो भी चीज़ें, जो भी कमीशन बैठी थी या जो फैक्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। ऐसे ही दो मेजर डॉक्यूमेंट्स थे, नेहरू रिपोर्ट और कराची कांग्रेस की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1935 में। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 1946 में कराए गए थे। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। इंडियन मतलब 299 मेंबर्स इस असेंबली के इंडियंस थे। मतलब जब डिवीजन हुआ था कंट्री का और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को भी अलग अलग कर दिया गया था तो 299 मेंबर्स इंडियंस थे और वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आगे बढ़कर आए थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं आज। ये 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था जिसे रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स नाम की एक 7 वॉल्यूम की बुक है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किन मुद्दों पर चर्चा की थी, डिबेट की थी, वो सारी चीजें लिखी हैं। महात्मा गांधी 1931 में एक मैगजीन के बारे में लिखते थे जिसका नाम था यंग इंडिया, और उसी मैगजीन में उन्होंने कुछ चीजें लिखी थी जिसके बारे में इस चैप्टर के एंड में दिया गया है। वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेजर मेंबर्स थे उनके बारे में बुक की साइड की जो स्पेस है उसमें दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बरदौली सत्याग्रह से फोरफ्रंट के लीडर उभर कर आए थे। ये मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग इन इंटरिम गवर्नमेंट बने थे। आगे चलकर ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। इन्होंने ही इंडिया के जो कई सारे छोटे छोटे राज्य थे उन्हें इंडिया में जोड़ने का काम किया था। इसके बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़े हैं। अबुल कलाम आज़ाद, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले कैबिनेट में। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही कांग्रेस के लीडर थे काफ़ी सालों तक इंडिपेंडेंस के पहले। टी कृष्णमाचारी, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से सामने आए थे। ये 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे कांग्रेस के और आगे चलकर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। यही चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। ये फैक्ट भी आप याद रखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जयपाल सिंह, ये पहले कैप्टन थे इंडिया की हॉकी टीम के और आदिवासी महासभा और झारखंड पार्टी के फाउंडर भी थे। झारखंड पार्टी झारखंड के एक अलग स्टेट की डिमांड रखने के लिए बनाई गई थी। इस पार्टी का बाद में मतलब बाद में ये पार्टी डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन वो झारखंड मूवमेंट आगे चलकर जो आज नया स्टेट है झारखंड, उसके फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प किया। बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, और कन्हैया लाल मुंशी, ये फाउंडर थे स्वतंत्र पार्टी के। भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने और भी जगहों पर पढ़ा है, जैसे ये बैकवर्ड लोगों के लिए काफ़ी काम किए थे। इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था बाद में, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे इंटरिम गवर्नमेंट में और भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी थे। भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर बीजेपी जैसी पार्टीज की प्रेडिसेसर बनी।
सरोजिनी नायडू, ये गवर्नर बनी थी यूपी की, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सोमनाथ लहरी, ये लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला हम लोग बढ़ते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हरियाणा स्टेट इलेक्शंस की बात की गई है, जो कि 1987 में हुआ था। न्याय युद्ध नाम का कैंपेन लॉन्च किया था चौधरी देवीलाल ने। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी लोकदल, और प्रॉमिस किया था कि फार्मर्स के जो लोन्स हैं उन्हें वेव कर देंगे। इन्होंने जो सीट्स जीती थी, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस पार्टी का नाम याद रखें कि लोकदल नाम की पार्टी थी और इसे चौधरी देवीलाल ने बनाया था। अगला है इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनमें से 47 एसटीज के लिए और 84 एससीज के लिए रिजर्व हैं। इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। एपिक, असल में ये एपीआईसी है, जिसे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स कभी वोट देने जाते हो तो वो एक कार्ड लेकर जाते हैं। वही कार्ड इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे ईपीआईसी कार्ड भी कहा जाता है। ये कंपलसरी नहीं है वोटिंग देने के लिए, लेकिन ये वोटर्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ये लीगल डिक्लेरेशन, मतलब अगला है लीगल डिक्लेरेशन। तो पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने के पहले एक लीगल डिक्लेरेशन साइन करके देना होता है, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना होता है। गरीबी हटाओ, ये 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी का नारा था। सेव डेमोक्रेसी 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी का नारा था। तो 1977 के पहले अगर आप थोड़ा इसके बारे में पढ़े हो तो इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके बाद जनता पार्टी सेव डेमोक्रेसी के नारे को लेकर आई थी और बाद में इन्होंने ही इलेक्शन जीता था। इंदिरा गांधी की वो गवर्नमेंट हार गई थी और कुछ सालों तक जनता पार्टी का ही रूल था इंडिया में। अगला है लैंड टू द टिलर, ये 1977 के बंगाल असेंबली में लेफ्ट फ्रंट का नारा था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, ये 1983 के आंध्रा स्टेट इलेक्शन में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी का नारा था। इन स्लोगन्स को आप याद रखें, क्योंकि ये स्लोगन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस पार्टी ने कौन सा स्लोगन किस ईयर के कौन से इलेक्शन में दिया था। अगला है इलेक्शन लॉ। No party or candidate can bribe or threaten voters, appeal in the name of religion, use government resources, spend more than dash lakh। तो यहाँ जो अमाउंट है कि कितना अमाउंट मैक्सिमम खर्च कर सकता है कैंडिडेट, ये साल दर साल अपडेट होते रहता है। इसका जो लेटेस्ट डेटा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे यूज कर लें, क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आए। अगला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स और को यूज नहीं कर सकती अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए, और कोई भी नए प्रोजेक्ट या बड़े पॉलिसी डिसीजंस का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार। कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस, ये उस समय का लेटेस्ट डेटा था, आप इसे और यूज कर सकते हैं। ये मेनली ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि इलेक्शंस कराने के लिए इंडिया काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है, और ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री और फेयर ढंग से हो सकें। इससे दिखाया गया है कि काफी सारा खर्च होना जरूरी है, और इससे हमें वापस रिजल्ट्स भी मिल पाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर होते हैं उनका नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट है जो कि इक्विवेलेंट होती है इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नॉमिनेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों के हाथों में नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है। इसी के साथ वो चैप्टर खत्म हो। अगला है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये दिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में। वहां पर जो मेन चीजें हैं नोट करने वाली, कि वहां पे ओएम नंबर था, जॉइंट सेक्रेटरी ने उसे साइन किया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जिसने इशू किया था उस लेटर को, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के बारे में था वो लेटर। तो वो असल में एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में कि कैसे ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं और कैसे उन्हें साइन किया जाता है। तो ये मेन चीज़ आप याद रख लें कि ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो होता है वो हर ऑफिस लेटर का अलग होता है। 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन थी।
इसे ही मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1979 में इस कमीशन को बिठाया गया था और इसकी रिकमेंडेशन थी 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी और 1989 में जाकर, मतलब 9 साल लगे थे इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने में, 1989 में जाकर जनता दल वीपी सिंह के अंदर जब गवर्नमेंट में आई, पावर में आई, तो उसने इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। इसका काफ़ी विरोध हुआ था उस समय, जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 1990 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और पूरे देश में इसके खिलाफ काफ़ी विरोध हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस बैठा था। इसकी जो डिसीजन थी वो 1992 में आई थी और यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था कि ये ऑर्डर वैलिड है। पर इसमें एक प्रोविजन लाया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को अलग कर दिया जाएगा इन कास्ट्स के लिए। मतलब जो लोग पहले से ही एक बेटर एजुकेशनल और इकोनॉमिकल कंडीशन में या सोशल कंडीशन में है, उन्हें इन रिजर्वेशंस का फायदा नहीं मिलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स आप इसे बुला सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मेजर मिनिस्टर्स होते हैं, पार्टी के मेन मेंबर्स जो होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोग होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये उनसे नीचे होते हैं। इन्हें भी कई सारे छोटे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, छोटे मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वो दिया जाता है। ये जनरली कैबिनेट मीटिंग्स में शिरकत नहीं करते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इन्हें कभी कभी इनवाइट भी किया जाता है ऐसे मीटिंग्स में अपने व्यूज रखने के लिए। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जनरली हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके ड्यूटीज को निभाने में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। अगला है डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स में आपको एग्जाम्पल दिया गया है ग्वांटानामो बे का। तो हुआ क्या था कि 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएस में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, उसके बाद यूएस ने पूरी दुनिया में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसी ऑपरेशन के अंडर ग्वांटानामो बे में एक प्रिजन बनाया गया था, जिसमें दुनिया के कई जगहों से लोगों को उठाकर बंदी बना लिया गया था। इसे कंट्रोल करती थी यूएस की नेवी। US government thought that they were enemies of US and linked to the attacks of New York on 11 September 2011। तो यूएस गवर्नमेंट सोचती थी कि ये लोग भी पोटेंशियल टेररिस्ट हो सकते हैं और ऐसे ऑपरेशंस में दुनिया के कई जगहों से लोगों को उठाया गया था। यूएस ने अपनी पावर को यूज करते हुए, कई सारे लॉज को तोड़ते हुए ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं किडनैप किया था और उन्हें जाकर ग्वांटानामो के अंदर जेल कर दिया था। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन कई सालों तक ऐसे वायलेशंस का किसी ने भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि यूएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो यूएस को जो मतलब यूएस जो करना चाहता था वो उसे करता रहा और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात यूएस ने नहीं सुनी। सऊदी अरेबिया की बात यहाँ पर है कि सऊदी अरेबिया में भी वुमेन को जैसे काफ़ी राइट्स नहीं मिलते हैं। सऊदी अरेबिया में इसके साथ ही लोगों को पब्लिकली अपने रिलीजन को फॉलो करने की परमिशन भी नहीं है। कोसोवो में प्रोविंस है यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया एक कंट्री थी जो कि टूट गई थी कई छोटे कंट्रीज में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में भी। तो एक कोसोवो एक प्रोविंस था यूगोस्लाविया का, जहाँ पर पॉपुलेशन था एथनिक अल्बेनियन, लेकिन उस कंट्री में सर्ब थे मेजॉरिटी में। मतलब यूगोस्लाविया में सर्बियन लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन कोसोवो में अल्बेनियन लोग ज़्यादा रहते थे। वहाँ पर सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक जीत गया था इलेक्शन और उसने कई ज़्यादा नंबर्स में अल्बानियन लोगों को बंदी बना लिया था और अल्बानियन लोगों की हत्या कर दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारी एक फंडामेंटल राइट है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये हार्ट और सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे NHRC कहा जाता है, ये 1993 में सेटअप हुई थी। इसके मेंबर्स होते हैं जजेस, ऑफिसर्स और एमिनेंट जो ह्यूमन राइट वर्कर्स होते हैं वो लोग। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है।
10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इस डेट को आप याद रख लें, इस डेट को, और किस दिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप की गई थी। इंटरनेशनल कोवेनेंट मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौन से राइट्स को बेसिक राइट्स माना जाता है, उनकी बात यहाँ की गई है। राइट टू वर्क, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, हेल्थ और एजुकेशन। इन चीज़ों को एक बेसिक ह्यूमन राइट माना जाता है पूरी दुनिया में, और गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं कि ऐसे राइट्स सभी लोगों को दिए जा सके। इसी के साथ ये चारों चैप्टर्स आपके क्लास 9th की सिविक्स के खत्म हो गए। और आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हैं, व्हेन वाज द एनएचआरसी सेटअप, इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, और व्हेन वाज द मंडल कमीशन सेटअप। आप इनके आंसर्स नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।